नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की, और जलवायु के बाद मानसून की बात करते हैं। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांतों की प्रमुखतः बात यहाँ पर करने वाले हैं। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत देखें, चीर सम्मत विचारधारा यानी द क्लासिकल थ्योरी, यानी जो पुराने समय से चली आ रही वो थ्योरी क्या, सबसे पहले वो देखते हैं। इसके संदर्भ में बात करें हम तो जल और थल की तापमान विभिन्नता के कारण, यानी तापमान में विभिन्नता, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं गर्म होता है, कहीं ठंडा होता है, उस कारण से जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो है। दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उसकी उत्पत्ति पर देखो, सबसे पहले 1686 में एडमंड हैली ने दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उसकी प्रकृति पर एक निश्चित सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए बताया कि जल और थल की तापीय विशेषताओं में अंतर के कारण मानसून हवाएं उत्पन्न होती हैं। यानी स्थल भाग और जल भाग में तापमान भिन्न भिन्न होता है, उस कारण से मानसूनी हवाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि वायु दाब की बात करें तो टेम्परेचर स्थल का कम ज़्यादा होता है, कहीं गर्म होता है, कहीं ठंडा होता है, और स्थल जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है, जबकि पानी जल्दी से गर्म नहीं होता और देर से भी ठंडा होता है, देर से भी गर्म होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से भारतीय भूमि की ओर, शीत ऋतु में भारतीय भूमि से हिंद महासागर की ओर हवाएं बहती। देखो, ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से भारतीय भूमि की ओर बहती, हिंद महासागर से भारतीय भूमि की तरफ। शीतकाल में क्या होता है, भारतीय भूमि से हिंद महासागर की ओर क्या बहती है, ये हवाएं चलती है। जब ये हवाएं महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती है, महाद्वीप की तरफ, तो इन पर भू परिक्रमण शक्ति का प्रभाव पड़ता है और इनकी दिशा भूमध्य रेखा को पार करने पर दक्षिण पश्चिम हो जाती है। परिक्रमण शक्ति जो है इसका इस पर प्रभाव पड़ता है और इस कारण से इनकी दिशा बदल जाती है और इनकी दिशा कैसी हो जाती है, हवाओं की दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी प्रकार महाद्वीपों से महासागर की ओर प्रवाहित होने पर इन हवाओं पर पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के किसका परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है और ये हवाएं उत्तरी पूर्वी हो जाती है। इस प्रकार से जब महाद्वीपों से महासागर की ओर हवाएं प्रवाहित होती है तो इन हवाओं पर पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से हवाएं उत्तर पूर्वी हो जाती है। आगे देखें, वायु राशि की विचारधारा की बात करें। एयर मासेस क्या है, एयर मासेस यानी वायु राशि विचारधारा क्या है। वायु प्रणालियों के प्रसार व संकोचन से इन वायु राशियों क्या उत्पन्न होता है। 1951 में फ्लोन ने इसे विकसित किया था। स्थिति के साथ सनातन वायु पेटियों की स्थिति में भी परिवर्तन होता है और इस प्रक्रिया में जो भी क्षेत्र इन वायु प्रणालियों के प्रभाव में पड़ते हैं उनमें ऋतु के अनुसार प्रचलित वायु दिशा में इनमें कर्म अनुसार परिवर्तन होता है। वायु की दिशा में यही कर्म अनुसार परिवर्तन मानसून कहलाता है। इन वायु राशियों में डिफरेंस आते रहते हैं। वायु राशियों के डिफरेंस के कारण मानसून यहाँ पर उत्पत्ति होती है। स्पेट की बात करें, स्पेट ने क्या कहा, मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति चक्रवातों की उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुरूप है, ये कहा स्पेट ने। विद्वानों ने अंत्य उष्ण कटिबंध अभिसरण, इनकी बात करें, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो बताया, इसकी उत्पत्ति का वर्णन किया तथा इसका संबंध मानसून की उत्पत्ति से इन्होंने जोड़ा है। तो क्या है, आईटीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्षेत्र की सूर्य की स्थिति के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। आईटीसी का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये आपके क्या हो गया, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, याद रखिएगा। देखो ये क्या करता है कि देखो आईटीसी क्या करता है, क्षेत्र की सूर्य की स्थिति के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, ठीक है, तथा दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलन के स्थान पर ये बनता है। दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलन के स्थान पर ये बनता है। ग्रीष्म काल में जब सूर्य कर्क रेखा पर या उसके आसपास चमकता है, ग्रीष्म काल में जब सूर्य कर्क रेखा या उसके आसपास जब चमकता है तो हिमालय के कारण उत्तर पश्चिम भारत में न्यून दाब एक विकसित हो जाता है। देखो, सूर्य जब ग्रीष्म काल में कर्क रेखा पर चमकता है, ग्रीष्म काल में सूर्य कर्क रेखा पर होता है या उसके आसपास चमकता है तो हिमालय के कारण उत्तर पश्चिम भारत में न्यून वायुदाब आ जाता है। उत्तर पश्चिम भारत में कैसा आ जाता है, न्यून वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और इस समय उच्च वायुदाब का क्षेत्र हिंद महासागर में फैला होता है। भारत में इधर कैसा, हिमालय की तरफ जो था वो न्यून है, लेकिन उच्च वायुदाब किस तरफ है, हिंद महासागर की तरफ। इसके फलस्वरूप दक्षिण हिंद महासागर से उठने वाली दक्षिणी पश्चिम हवाएं जो गर्म व आर्द्र होती है भारत में प्रवेश करती है तथा भारत के उत्तर में हिमालय की उपस्थिति के कारण पार नहीं जा पाती हिमालय के कारण, ठीक है। अतः ये वो भारत में ही खूब गर्जन और तर्जन के साथ वर्षा करती है। इन हवाओं को ग्रीष्म मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। देखिए,
आईटीसी की बात करें, क्षेत्र तथा मानसून गर्त दोनों मानसून विक्षोभों से गहन एवं महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। मानसून गर्त का जन्म बंगाल की खाड़ी के ऊपर होता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण निम्न वायुदाब का वो क्षेत्र है जो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं को एक दूसरे से अलग करता है। ये एक ऐसा है जो एक दूसरे को व्यापारिक हवाओं और उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं हैं उनको एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, आगे देखें। उत्तरी गोलार्ध में आईटीसी जो है ग्रीष्मकाल में उत्तर की ओर खिसक जाती है। याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछा था। देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, आईटीसी जो है वो ग्रीष्म काल में उत्तर की ओर खिसक जाता है और ये उत्तर की ओर से आने वाली उष्ण पूर्व हवाओं तथा दक्षिण से ओर से आने वाली भूमध्य रेखीय पश्चिम हवाओं को अलग करता है। ग्रीष्म में जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती जाती वैसे वैसे ये अधिक उत्तर की ओर खिसकता जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है ये उत्तर की ओर खिसकता जाता है। गंगा मैदान में इन दिनों इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होता है और आईटीसी को कभी कभी मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये गर्त भारत में मानसून चक्रवातों के मार्ग तथा वर्षा के वितरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी क्षेत्र की स्थिति ग्रीष्मकाल में भारत के उत्तरी भाग पर रहती है। ग्रीष्मकाल में भारत में उत्तरी भाग पर रहती है, जबकि शीतकाल में ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में खिसक जाता है। इसके उत्तरी भाग पर उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाएं प्रभावित रहती है तथा दक्षिण की ओर से ये दक्षिण में खिसक जाता है। इसके उत्तरी भाग पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं प्रभावित होती है तथा दक्षिण की ओर से दक्षिण पूर्वी हवाएं चला करती है ना। अब देखिए फ्लोन के विचार की बात करें। फ्लोन के तो देखिए फ्लोन के चीर समुद्र विचारधारा की बात कर लेते हैं। चीर समुद्र विचारधारा फ्लोन उत्तर पश्चिम भारत पर उच्च एवं न्यून वायुदाब क्षेत्रों की उत्पत्ति तपोत्पादक कारणों से नहीं होती है। ठीक है, अब इसकी आलोचना हुई है फ्लोन के विचार की। चीर समुद्र विचारधारा की आलोचना हुई। देखो फ्लोन ने विचार दिए, चीर समुद्र विचारधारा की आलोचना करी। फ्लोन क्या कहता है? फ्लोन कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च एवं न्यून वायुदाब क्षेत्रों की उत्पत्ति तपोत्पादक कारणों से नहीं हुई। भाई ताप के उत्पादक कारणों से नहीं हुई। यदि ऐसा होता तो इनकी स्थिति सदैव स्थिर रहती। स्थिर रहनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? ग्रीष्मकाल एवं शीत ऋतु के न्यून एवं उच्च वायुदाब के केंद्र इतने अधिक शक्तिशाली नहीं होते हैं कि वायु की दिशा में पूर्ण उत्क्रमण कर सके। ये क्या कहते हैं कि ग्रीष्मकाल और शीत ऋतु के न्यून और उच्च वायुदाब केंद्रों पर इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं होते कि इनकी दिशा में ये उत्क्रमण कर सके, दिशा चेंज कर सके। फिर बात करें, ग्रीष्मकालीन वर्षा निरंतर नहीं होती। ग्रीष्मकालीन वर्षा भाई निरंतर नहीं होती है और न ही इसकी मात्रा सर्वत्र समान पाई जाती है। वर्षा कभी देर से आती है तो कभी शीघ्र ही आकर बीच में एकदम से समाप्त हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि मानसून वर्षा हवाओं पर निर्भर नहीं करती है। ये कहा फ्लोन ने। अब फ्लोन आगे क्या कहते हैं? फ्लोन कहते हैं व्यापारिक हवाओं के मिलने के फलस्वरूप भूमध्य रेखा रेखीय शांत पेटी, जिसे हम डोल ड्रम कहते हैं, कि दोनों ओर एक सीमांत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे उस अतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण यानी ITCZ भी कहते हैं। याद रखिएगा। अब फ्लोन ने क्या निष्कर्ष निकाला उसकी बात हम कर लेते हैं। देखें, फ्लोन ने निष्कर्ष निकाला, भारत में प्रवाहित होने वाली दक्षिण पश्चिम हवाएं भूमध्य रेखीय पश्चिम हवाएं हैं, न कि दक्षिण पश्चिमी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। ये कहा भूमध्य रेखीय पश्चिम हवाएं हैं। ये ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण भूमध्य रेखीय शांत पेटी भी उत्तर की ओर खिसक जाती है। भी ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाती है तो भूमध्य रेखीय शांत पेटी जो डोल्ड्रम है वो भी उत्तर की ओर खिसक जाती है और पश्चिम हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये कहा फ्लोन ने। ये पश्चिम हवाएं महासागरों की ओर से आने के कारण आर्द्रता युक्त हो जाती है। इनमें आर्द्रता मिल जाती है, नमी आ जाती है। चक्रवातीय दशाएं स्थापित हो जाने पर यह मूसलाधार वर्षा करती है। भारत में होने वाली वर्षा सामान्य वर्षा है, कन्वेंशनल रेनफॉल है। ये सामान्य वर्षा है। दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश नहीं करती है। ये फ्लोन ने कहा कि दक्षिण गोलार्ध की हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश नहीं करती है। शीतकाल में भारतीय क्षेत्र पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के खिसक जाने से प्रति चक्रवात दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। देखो, शीत ऋतु में भारतीय क्षेत्र पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है, वो क्योंकि उस खिसक जाने के कारण प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती है। मानसूनी हवाओं में उत्क्रमण तापीय कारणों पर आधारित नहीं है, बल्कि एक वैपारिक हवाओं के पुनर्स्थापन पर निर्भर करता है। अब एक विचारधारा है जेट स्ट्रीम, जिसे हम विक्षोभ विचारधारा कहते हैं। ये नवीन विचारधारा है। क्या है? नवीन विचारधारा है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। मानसून उत्पत्ति की प्रमुख बातें इसमें क्या है? पूर्वी हवाओं का बनना कि पूर्व हवा बनती है। पूर्वी हवा संचार का योग विशेष रूप से जेट स्ट्रीम है।
मध्य अक्षांशों तथा उपोष्ण कटिबंध संसार के बीच होने वाली गति का अंतःक्रिया का योगदान है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली समुद्री धाराएं एल नीनो है इसके। अब उसके अर्थ की हम बात करें जेट स्ट्रीम की, देखें वायुमंडल में हवाओं के संचरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में जेट स्ट्रीम की खोज वायुमंडल में जो हवाओं के संचरण को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए जेट स्ट्रीम की खोज की गई। विशेष योगदान है इन हवाओं की खोज में मौसम विज्ञान युग में नए युग का सूत्रपात किया। ये परिध्रुवीय वायु धाराएं हैं जो दोनों गोलार्धों के चतुर्दिक उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल में, ठीक है, शीतकाल में 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य चलती है, ठीक है। अब ग्रीष्म काल में क्या होता है? ग्रीष्म काल में 45 डिग्री उत्तरी से 45 डिग्री उत्तरी ओर चलती है। दक्षिण अक्षांशों से दूरों के निकट तक ये वर्ष पर्यंत धरातल से 60,000 से 12,000 मीटर के मध्य सतत रूप से ये चलती है, ठीक है। अब देखें जेट स्ट्रीम धाराओं की बात है। अब देखते हैं अब इसकी खोज की बात करें किस तरीके से हुई। इन सरिताओं का पता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों को लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जो बम वर्षा कर रहे थे सैनिक ऊपर से, उनको लगा भाई। अब जब अमेरिकी विमान B-29 अमेरिका से जापान की ओर ऊंचाई पर उड़ान जो ऊंचाई पर बढ़ते थे जापान की ओर, तो इन्हें प्रचंड वेग वाली धाराओं का सामना करना पड़ता था। एक प्रचंड वेग की धाराएं आती थी, उससे उनके विमानों की गति धीमी पड़ जाती थी, विमान धीरे हो जाते थे। लेकिन जब ये विमान आप वापस लौटते थे तब उसकी प्रारंभिक गति में वृद्धि हो जाती, पीछे से धक्का लगता था ना। तो तब वैज्ञानिकों ने वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन किया और इस खोज का परिणाम ही है कि वेगपाती वायु धाराएं थी। ये बहुत वेग वाली धाराएं थी जिन्हें जेट स्ट्रीम, जेट इसलिए जो ये जेट विमान थे इनका इनसे नाम दिया जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह कहा गया। जेट वायुयान की गति की विशेषता के कारण ये नाम दिया गया। ये वायु सरिता समुद्री धारा की भांति ही वायुमंडल में चलती है और जिनकी निश्चित दिशा व चौड़ाई होती है। जेट स्ट्रीम की निश्चित दिशा और चौड़ाई होती है, याद रखिएगा। ये किनारों पर मंद व मध्य में तीव्र होती है। किनारों पर कैसी होती है? मंद होती है, लेकिन मध्य में तीव्र होती है, याद रखिएगा। ऊपरी बिंता मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो इसमें विसर्पण करने वाली संकीर्ण और प्रबल गति वाली वायुधारा को ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। ऊपरी यानी ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। तीव्रता की बात करें, तीव्रता क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली एक विशाल पवन धारा है। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली है ये विशाल जलधारा है जो ऊपरी वायुमंडल में वायु को एक संकरी पेटी है, जो ऊपरी वायुमंडल संकरी पेटी है जिसमें गति 320 से 480 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, याद रहेगा। चलिए आगे, पश्चिम से पूर्व इनकी होती है दिशा, ट्रोपोस्फीयर में चलती है, 320 से 480 किलोमीटर इनकी प्रति घंटा इनकी रफ्तार है, वेग है। ग्रीष्म काल में 35 डिग्री से 45 डिग्री उस उत्तरी की ओर ये चलती है अक्षांश की, याद रखिएगा। हमने बात कर ली। अब जेट स्ट्रीम की ओर कुछ बातें और देखें। जेट स्ट्रीम की विशेषताओं की बात यहाँ से कर लेते हैं। देखें, सौभ मंडल में 6000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है। शीतकाल में भूमध्य रेखा के समीप तथा ग्रीष्म ऋतु में ध्रुव की तरफ खिसक जाती है। शीतकाल में भूमध्य रेखा की तरफ, ग्रीष्म काल में ध्रुव की तरफ चली जाती है ना। शीत ऋतु में भूमध्य रेखा के निकट 20 डिग्री अक्षांश के निकट प्रवाहित होती है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा में पश्चिम हवाओं की पेटी में प्रवाहित होती है। जेट स्ट्रीम का वायु वेग ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ऋतु के अनुसार ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इनका वेग औसत वेग से लगभग 2 गुना हो जाता है। इन पवन धाराओं का वेग उनकी दिशा की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील होता है और न्यूनतम वेग 108 किलोमीटर प्रति घंटा होता है न्यूनतम, और अधिकतम वेग इनका 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है ना। वायु धाराओं का वेग इनकी अनुप्रस्थ दशाओं के समान नहीं होता। मध्य में ये वेग किनारे, देखो मध्य में इनका वेग बहुत अधिक होता है लेकिन किनारों पर कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इनके मध्य भाग में वायु वेग शीत ऋतु में अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। देखो शीत ऋतु में सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ग्रीष्म ऋतु में 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है लगभग। दूरी के समीप वायु वेग सबसे अधिक होता है, दूरी के समीप वायु वेग सबसे अधिक होता है, मैंने बात करी। इनका सर्वाधिक वेग धरातल पर स्थित उपोष्ण कटिबंध उच्च वायु भार वाले क्षेत्रों को ऊपर होता है, उपोष्ण वाले पर। जेट स्ट्रीम धारा के दोनों किनारों के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। ध्रुवीय किनारों की वायु अधिक शीतल एवं भूमध्य रेखीय किनारों की वायु अधिक गर्म होती है। 10 डिग्री जेट स्ट्रीम में उत्पन्न छोटी से छोटी तरंग की लंबाई 6400 किलोमीटर एवं आयाम लगभग 880 किलोमीटर होता है। यह तरंगें इतनी दीर्घाकार होती हैं कि ग्लोब के चारों ओर मात्र 7 तरंगें ही हो सकती है, इतनी होती है ये। बात करें तो जेट स्ट्रीम का संचरण
मार्ग लहरदार या विसर्पित होता है। कैसा होता है? लहरदार या विसर्पित होता है। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात कर ले। तो ये धरातलीय हवाओं पर दबाव बढ़ाकर उनको आगे की ओर, उनको क्या करती है? ये धरातलीय हवाओं पर दबाव बढ़ाती है और उनको आगे की ओर क्या करती है? आगे की ओर बढ़ाती है। ग्रीष्म काल में मानसून हवाओं को आगे बढ़ाने और उनसे प्राप्त हवाओं की मात्रा घटाने, बढ़ाने, वर्षा वितरण में असमानता लाने आदि में जेट स्ट्रीम का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। ठीक है, अब एमएनटी ये आए। एमएनटी 3 क्या कहते हैं कि मानसून की उत्पत्ति में इन्होंने योगदान दिया। क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी में मानसून गर्त की ऊपरी हवाओं का पश्चिम की ओर चलना और 90 डिग्री पूर्व देशांतर से 80 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर चलना, इनकी बात करी। अब क्या है? निम्न अक्षांशीय पश्चिम जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर चलना, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दबाव की स्थिति का प्रभाव और इस तिब्बत का पठार एक मौसम अवरोधक के रूप में कार्य कर रहा है, इस बात की चर्चा करी। पी कोटेश्वरम की बात करें, आगे आए पी कोटेश्वरम क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो पी कोटेश्वरम आते हैं 1958 में, अपनी एक थ्योरी देते हैं, द एस्ट्राइल जेट स्ट्रीम इन द ट्रॉपिक्स। इनकी बात करते हैं, क्या कहते हैं? समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत का पठार, समुद्र तल से कितना है ऊंचाई पर? 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर तिब्बत का पठार सूर्य की किरणों से तप्त होकर हीटर का काम करता है। सूर्य की किरणों से तप जाता है, फिर बाद में एक हीटर का काम करता है। इसके फलस्वरूप वायु का एक आवर्त स्थापित हो जाता है। वायु का इस आवर्त के कारण घड़ी की सुई के अनुरूप भारत के दक्षिण पठार के ऊपर 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूर्व से पश्चिम दिशा में तीव्र गति से हवाएं चलने लग जाती है। दिन में गर्म हो जाता है सूर्य किरणों से। ठीक है ना, तिब्बत का पठार, क्योंकि ये तपा हुआ तिब्बत का पठार के ऊपर की विस्थापित गर्म हवाएं दक्षिण की ओर से ठंडी होने से नीचे उतरती है। तिब्बत का पठार के ऊपर से विस्थापित जो गर्म हवाएं हैं दक्षिण की ओर से ठंडी, एक तरफ दक्षिण की ओर से ठंडी होने के कारण नीचे उतरती है और ये उत्तर भारत की ओर दक्षिण पश्चिम जो हिस्सा है पर दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है। इन्हीं के प्रभाव से व्यापक वर्षा होती है। मानसून गर्त की बात कर ले तो क्या है? मानसून गर्त से तिब्बत पठार की ओर चढ़ते समय मानसून हवाएं गर्मी छोड़ती है तथा पठार गर्मी यानी ताप को बढ़ा देती, गर्मी छोड़ती है और इस पठार के तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है और यहाँ पर पूरी जेट स्ट्रीम के पठार के चारों ओर प्रतिचक्रवातीय दशाएं स्थापित हो जाती है, प्रतिचक्रवातीय दशाएं, तथा यहाँ से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पठार के पश्चिम में तथा भूमध्य रेखा की ओर पूर्व में चलती है। मोनेक्स की बात करें, मोनेक्स क्या? भारत रूस एक अध्ययन दल का नाम था मोनेक्स, भारत और रूस का। इस ऋतु में भारत में दक्षिण पश्चिम वर्षा वाहिनी हवाओं के सक्रिय होने के कारण तिब्बत का पठार की विशेष भूमिका, ये बात इसने करी। जिस वर्ष उत्तरी पूर्वी हवा मंद होती है तभी दक्षिण पश्चिम मानसून भी शक्तिहीन हो जाता है, अन्यथा नहीं होता है। जिस वक्त दक्षिण पश्चिम मानसून शक्तिहीन हो जाता है, यानी जिस वर्ष उत्तरी पूर्वी हवाएं मंद होती है ना, तभी दक्षिण पश्चिम मानसून शक्तिहीन हो जाता है। अन्यथा तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही उतना अधिक सक्रिय रहता है और ये पठार एक स्विच की भांति कार्य करता है। अब मानसून पर इसके प्रभाव की बात करें, मानसून और इसका प्रभाव देखें। पूर्वी प्रशांत महासागर के अत्यंत गर्म रहने के कारण भारत में सूखा पड़ता है। जब पूर्वी प्रशांत महासागर अत्यंत गर्म रहता है तो भारत में सूखा पड़ता था। ऐसा 87 वर्षों में 7 बार हुआ है। ये गोरीकर विद्वान है, वो कहते हैं, गोरीकर विद्वान। भारतीय मानसून तथ्य की बात करें, भारतीय मानसून के बारे में कुछ मान है। हिमालय पर्वत पर बर्फ की अधिकता एवं मई तक वर्षा पड़ना कमजोर मानसून का संकेत होता है। भाई हिमालय पर्वत पर बर्फ की अधिकता हो गई और मई तक अगर वर्षा पड़ती है तो इसका मतलब मानसून का कमजोर होने का संकेत है। तिब्बत का पठार तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर है, अनेक वायुमंडलीय अनियमितताओं को प्रेरक है ये, और जेट हवाओं के कारण संचरण में मदद देता है। यहाँ से पूरी जेट स्ट्रीम दक्षिण प्रायद्वीप पर आकर मानसून को भारत की ओर धकेल देता है। ठीक है, मानसून आने से पूर्व अरब सागर की सतह का तापमान जितना अधिक गिर जाता है, मानसून हवाएं उतनी शक्तिशाली रहती हैं। इनका ठंडा होना पूर्वी अफ्रीका से आने वाली सोमाली धारा की क्षमता पर निर्भर करता है। ये धारा अरब सागर में ठंडे पानी की मात्रा बढ़ाकर उसके तापमान को क्या करता है? गिराने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखें। जिस वर्ष दक्षिण प्रशांत महासागर गर्म रहता है उस वर्ष मानसून के कमजोर रहने की संभावना प्रबल हो जाती है। जब हवाएं दक्षिण प्रशांत महासागर पर विकसित
उच्च दबाव के क्षेत्र निम्न दबाव के क्षेत्र को इंडोनेशिया की ओर चलती है। यह स्थिति भारत में मानसून को शक्तिशाली बनाने में मदद देती है। इसके विपरीत स्थिति देश में सूखे की परिस्थिति पैदा कर देती है। यानी जब प्रशांत महासागर गर्म होता तब कमजोर होता, प्रशांत महासागर ठंडा होता तब अच्छी बारिश होती है अपने यहाँ। ठीक है, देश में सूखे की परिस्थिति पैदा करती है, जिसे हम एल नीनो कहते हैं। एल नीनो की हम बात करें, एल नीनो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। एल नीनो एक समुद्री जलधारा जो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू देश के तट के सहारे क्रिसमस के समय प्रवाहित होती है। पेरू तट, देखो, एक समुद्री जलधारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में पेरू देश के तट के सहारे होती है, पेरू देश तट के सहारे होती है। ठीक है ना, ये क्रिसमस के समय आती है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश है, और इनको चाइल्ड क्राइस्ट या चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट भी कहा जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से इस धारा का जन्म होता है। दक्षिण महासागर का जो तापमान बढ़ता है, इस कारण इसका जन्म होता है। इसके प्रभाव से मछलियां मर जाती है, और मरी हुई मछलियां जब क्रिसमस के आसपास पेरू पहुंचती है तो इन्हें चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। मरी हुई मछलियों को मछुआरे क्रिसमस का उपहार मानते हैं, और इसका पता सर्वप्रथम 1983 में लगा था। ये धारा गर्म धारा है तथा इसका जल अधिक लवणता रखता है। ये क्रिसमस के समय प्रवाहित होती है, और ये जलधारा ठंडी पेरू जलधारा के पश्चिमी प्रवाह के साथ चलती है तथा प्रशांत भूमध्य रेखा की विपरीत जलधारा को जन्म देती है। ये धारा या तो सागरी जीवों को मार देती है या उन्हें गहराई में ले जाती है। एल नीनो का आगमन दक्षिण अमेरिका के शुष्क तटीय भागों में घनघोर वर्षा में सहायक है। यह स्थिति भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति को कमजोर कर देती है। हिंद महासागर के जल का तापमान बढ़ा देती है तथा उच्च दाब की स्थिति को कमजोर कर देती है। इससे भारत की ओर बढ़ने वाली दक्षिण पश्चिम हवाएं कमजोर पड़ जाती है तथा वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती है। ठीक है, अभी इसके बाद बात करें गिलबर्ट वाकर की, तो 1924 में सबसे पहले एल नीनो धारा की उपस्थिति का परिचय इन्होंने दिया था कि भाई गिलबर्ट वाकर ने एल नीनो का सबसे पहले एल नीनो का 1924 में। अब ला नीनो की बात करें, ला नीनो की थोड़ी सी, ला नीनो की, ये भी एल नीनो की भांति प्रशांत महासागर के तल से उठने वाली हवाओं पर आधारित प्रक्रिया है। ला नीनो समुद्र की सतह ठंडी होने पर सक्रिय होता है, जबकि प्रशांत महासागर के गर्म होने पर एल नीनो होता है, जबकि ये ठंडी होने पर ला नीनो। जबकि एल नीनो सतह गर्म होने पर इसके प्रकोप से मानसून अधिक सक्रिय रहता है, और फिर शीतकाल भी अधिक ठंडा रहता है। ला नीनो का असर दिसंबर माह से दिखना प्रारंभ हो जाता है, दिसंबर से दिखना शुरू हो जाता है ना। तो ये बात थी मानसून की उत्पत्ति को लेकर हमने बात करी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे प्यार बनाए रखें। नमस्कार।